Hello dear students, welcome to Motion Education. My name is Nitin and I am going to teach you maths for your class 11th and 12th. Okay, so first of all a very welcome to you to the Motion Education Guwahati Center. Okay, and I am starting with the topic today basic mathematics. ठीक है, आपका जो 11th and 12th का मैथ्स होगा मैं उसके अंदर आपका पूरा बोर्ड लेवल का एंड जेई मेंस एडवांस सारे टॉपिक्स लगभग कवर करूँगा. ठीक है, और आज मैं एकदम एक बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने जाने वाला हूँ जो कि मतलब कि एक फाउंडेशन होगा थोड़ा, मतलब कि ये सब वो कंटेन करेगा जो कि शायद आप क्लास 9th 10th 8th 7th इन सब में पढ़ते हुए आए हो. ठीक है, तो आपके देखिए मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. जैसे कि आपके मैथमेटिक्स के अंदर 4 सेक्शन है. IIT JEE का जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर 4 सेक्शन है. फर्स्ट इज एल्जेब्रा, देन सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस. ठीक है, तो ये चारों पार्ट्स है, मतलब कि इनके अंदर मिलाकर के तकरीबन 30 चैप्टर्स हो जाते हैं पूरे IIT JEE का मैथमेटिक्स का. ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक टॉपिक बेसिक मैथ्स. इसके अंदर एक इनइक्वालिटीज़ हम सॉल्व करेंगे और एक लॉगरिथम हम सॉल्व करेंगे. ये दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वो जब भी होगा तो मैं स्ट्रेस दे के बता दूंगा अच्छे से कि उनको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो अभी ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विथ सेट्स. सेट्स क्या होते हैं? बेसिकली सेट्स आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ यूनिकली डिफाइंड एलिमेंट्स. मतलब कि सेट्स कुछ नहीं होता है, वो मतलब कि एलिमेंट्स कंटेन करते हैं और जो वो सारे यूनिक होने चाहिए. यूनिक मतलब डिफरेंट होने चाहिए. ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक डब्बा लिया उसके अंदर आइडेंटिकल चीज़ें रख दी फिर उसको क्या मैं सेट कहूँगा? नहीं. सेट इज समथिंग विच कंटेन्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स and those elements should be uniquely defined. ओके, तो सेट्स अब बेसिकली अगर मैथ्स में अगर मैं सेट्स की बात करूँ तो सेट्स बेसिकली इन मैथमेटिक्स कंटेन्स नंबर ओनली. ओके, तो पहला टाइप का सेट होता है डिस्क्रीट सेट. डिस्क्रीट सेट क्या होता है वो मैं बताता हूँ. इसको डिनोट करते हैं ऐसे, और ये होता क्या है? दिस सेट कंटेन्स व्हाटएवर. मान लो इस सेट के अंदर ये ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो मतलब क्या? दिस सेट कंटेन्स दिस 3 ऑब्जेक्ट्स ओनली एंड नन ऑफ द अदर एलिमेंट्स फ्रॉम देम. मतलब क्या? इसके अंदर केवल 3 एलिमेंट्स है और इनके अलावा और कुछ भी नहीं है. ठीक है, फिर सेकेंड टाइप का सेट आता है कॉन्टिन्यूअस सेट. कॉन्टिन्यूस सेट इज नथिंग बट इनको ये एक तरीके से इंटरवल भी होते हैं. ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस सेट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे. ये इंटरवल भी होते हैं एक तरीके से कॉन्टिन्यूस सेट. अब जैसे कि मान लेते हैं मैंने ऐसे लिखा 2 से 5 और उस पर ऐसा लगा दिया. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा? अगर क्लोज सेट है तो ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 and 5 विल बी कवर्ड. मतलब 2 and 5 के बीच में ये जो जितना रीजन है ना, ये वाला, ये सारा कवर्ड होगा. ठीक है, और ये जो कॉन्टिन्यूस सेट होता है ये कैसे होता है? इसको लिखेंगे ऐसे. अब इसका क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेना. दिस कंटेन्स ऑल द रीजन बिटवीन 2 and 5, also it contains these 2 numbers as well. ठीक है, मतलब कि ये इतना रीजन तो कंटेन कर ही रहा है, साथ में इन दोनों को भी कंटेन कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके के सेट को क्या कहूँगा मैं? कॉन्टिन्यूस के अंदर भी ये वाला होता है ओपन. ठीक है, और ये वाला होता है कौन सा? क्लोज्ड. ठीक है, तो क्लोज्ड वाला जो होता है वो तो ये रीजन कंटेन करता ही है, साथ में ये दोनों नंबर भी कंटेन करेगा. और जो ओपन वाला होगा वो केवल ये रीजन कंटेन करेगा और एग्जैक्टली 2 और 5 को कंटेन नहीं करेगा. ठीक है, तो अब एक छोटा बेसिक सा एग्जांपल देख लेते हैं. मान लेते हैं 4 से 7 लिखा है. ठीक है, ये 2 नंबर मुझे गिवन है, तो एक बार मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये डिस्क्रीट सेट है. एक बार मैंने ऐसे लिखा, एक बार मैंने क्लोज्ड सेट बनाया. क्लोज्ड सेट के अंदर भी एक क्लोज्ड ब्रैकेट वाला. अगर पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस ऐसी होती है. ठीक है, अगर ये है तो वो ओपन होगा, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स है ऐसे तो वो क्लोज्ड होगा. ठीक है, तो ये वाला होगा तो इसका क्या मतलब है? केवल 4 और 7 नंबर लाइन पे देखेंगे तो केवल 4 और 7 केवल ये दोनों नंबर इंक्लूडेड होंगे. इसका मतलब क्या है कि 4 और 7 इन दोनों के बीच का पूरा रीजन इंक्लूडेड होगा. ठीक है,
4 और 7 इन दोनों के बीच का ये पूरा रीजन जो भी है ये सारा इंक्लूडेड होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 4 और 7 के बीच का रीजन साथ ही साथ में 4 और 7 खुद भी इंक्लूडेड होंगे, मतलब ये भी इंक्लूडेड होंगे। इसमें नहीं थे, इसमें नहीं थे, इसमें केवल ये थे और इसमें पूरा है। ठीक है, अब अगर मेरे पास में अगर कभी ऐसा दिख गया 4 और 7 और यहाँ पे अगर ओपन आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 से 7 के बीच का पूरा रीजन और 4 को इंक्लूड कर दिया लेकिन इसको नहीं किया। ठीक है, और ऐसा कभी लिखाई दे अगर कहीं पे गलती से कि भाई अगर यहाँ पर डिस्क्रीट वाला ब्रैकेट आ गया और यहाँ पर ओपन आ गया तो ये एकदम गलत है लिखना। समथिंग डिस्क्रीट एंड यू आर कंबाइनिंग इट विथ कॉन्टिन्यूस, इट्स कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली गलत है। ठीक है, मतलब इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, ऐसे कभी नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो मतलब वो गलत लिखा है। ठीक है, तो ये तो होते हैं सेट्स, मतलब कि बेसिकली सेट्स होते क्या हैं, सेट्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेरे पास में डिस्क्रीट सेट, एक होता है मेरे पास में कॉन्टिन्यूस सेट। कॉन्टिन्यूस सेट भी दो तरीके के, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। ओपन वाला इज नथिंग बट इट कंटेन्स द इंटरवल बिटवीन द टू नंबर, और जो क्लोज्ड वाला होता है इट इज नथिंग बट इट कंटेन्स द इंटरवल बिटवीन द टू नंबर्स एज वेल एज दोज टू नंबर्स। ठीक है, तो ये आपका सेट्स होता है। सेट्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, सेट्स इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे जब हम इन इक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी होती क्या है वो वगैरह सब मैं आगे बताऊंगा, तो उसमें सेट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए ये अभी बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ बेसिक सेट्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एलिमेंट्री सेट्स जो हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बेसिक सेट्स, जैसे कि पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को ऐसे भी डिनोट करते हैं n से। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं, जो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये सेट डिस्क्रीट सेट होगा क्योंकि ये केवल डिस्क्रीट वैल्यूज कंटेन करता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन करते करते इन्फिनिटी तक। उसके बाद में दूसरा सेट मेरे पास में आता है, दैट इज सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स के सेट को W से भी डिनोट करते हैं, और ये कौन से होते हैं, सेम टू सेम सेट ऐसा ही है, बस उसमें एक जीरो इंक्लूडेड होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे जा रहा है इन्फिनिटी को। फिर थर्ड सेट कौन सा होता है, थर्ड सेट, इसके बाद में होल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स के बाद में सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स तो दुनिया के सारे नेगेटिव नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से ऐसे आ रहे हैं, फिर -3, -2 और -1 ऐसे। ठीक है, फिर ये वाले इनको बोलते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, इसको ऐसे, इसको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स टेकिंग 0 विल मेक व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो फोर्थ वाला क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको I से डिनोट करते हैं ना बेटा, I इस वाले सेट को I से डिनोट करते हैं, और ये जाता है ऐसे माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है ना। तो इस तरीके का सेट कौन सा हो गया, इंटीजर्स वाला सेट हो गया। ठीक है, फिर हमने एक चीज़ पढ़ी होगी हमारी क्लास 8 के अंदर आता है, दैट इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कुछ नहीं होते हैं बेटा, जो भी P/Q के फॉर्म में हम जिन भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दुनिया के वो सारे नंबर जिनको मैं P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वो कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स आर नथिंग बट, इनको Q से तो शो किया जाता है, और ये नंबर्स कौन से होते हैं, दोज नंबर्स विच आई कैन write in the form of P/Q, that numbers can be said what, rational numbers। अच्छा, इसमें एक कंडीशन होती है बेटा कि Q जो होता है ना वो 0 नहीं होता है। ठीक है,
Q0 इसलिए नहीं होता है क्योंकि 1/0 का जो फॉर्म बनता है ना, 1/0 का इस तरीके का जो फॉर्म बनता है वो क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। क्योंकि 1/0 हमने शायद क्लास 10th में पढ़ा होगा कि भाई ये तो इन्फिनिटी को जाता है, ठीक है, क्लास 10 तक तो ऐसे करते थे। लेकिन अब जब हम क्लास 11th में आ गए हैं तो थोड़े बड़े हो गए हैं, अब कभी भी इन्फिनिटी जैसा कुछ नहीं बोलेंगे। इन्फिनिटी को हम बोलते हैं क्या, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब यही है कि भाई हम इन्फिनिटी को कभी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पास में एक नंबर है, लेट्स से 5, तो 5 एक डिफाइंड नंबर है कि भाई उसको मैं नंबर लाइन पे बता सकता हूँ कि हाँ ये 5 है। अब बेटा आप खुद एक बार सोचिए, क्या मैं कभी इन्फिनिटी को बता सकता हूँ कि भाई इन्फिनिटी यहाँ पर जाकर एग्जिस्ट कर रही है? इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूएशन में चलती जा रही है, कलती जा रही है, कलती जा रही है। इसीलिए मैं क्या बोलूँगा कि इन्फिनिटी इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब इसको नोट डाल के लिखना चाहो तो नोट डाल के लिख लेना अपनी कॉपी में, नोट 1/0 इज नॉट इन्फिनिटी, इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो P/Q के अंदर Q0 नहीं होना चाहिए। तो ये वाले नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद में मेरा जो अगले नंबर्स आते हैं वो कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्लास 8 में पढ़ा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसे नंबर जो कभी टर्मिनेट नहीं होते और ऐसे नंबर्स जो रिपीट करते ही जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो वो सारे नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। बेसिकली इसका एक डेफिनेशन ये भी होता है कि जो भी नंबर को मैं P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है, जो भी नंबर जिनको मैं P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो सारे नंबर्स क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स, अच्छा अब ये होते कौन से, जितने भी नंबर्स जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका जब मैं अंडर रूट ले लेता हूँ ना, तो वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि √2, √3, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 तो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, है ना। तो उसके बाद में √5, 6, ये सारे इरेशनल होते हैं। उसके बाद में पाई, नेपियर्स कांस्टेंट E। पाई बेसिकली बहुत बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि इसकी वैल्यू होती है 22/7। 22/7 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है बेटा, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो कॉन्टिन्यूएशन में चलती जा रही है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना और इसको नोट डाल के लिख लेना अपनी कॉपी में, पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद में आता है मेरे पास में सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो सारे रैशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स को मिला दो तो कौन सा सेट बनता है, रियल नंबर्स का बनता है, ठीक है। इसको R से शो करते हैं और R इज़ नथिंग बट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, जो पूरी नंबर लाइन है उसको ये कवर करता है। कौन सा सेट, रियल नंबर्स, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा दिखाई देता है ना R+, तो R+ का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स तो हम बता देंगे भाई, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स कौन से होंगे, जितने भी 0 से आगे आएंगे तो 0 पे क्लोज कर दिया, 0 को ना इंक्लूड करते हुए, और मैं ले गया इन्फिनिटी पे, ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। R- लिखा हुआ होगा तो घबराने की क्या बात है भाई, -इन्फिनिटी से लाएंगे और 0 के बाद में बंद कर देंगे, 0 को इंक्लूड ही नहीं किया। अच्छा, 0 जो एक नंबर है दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, ठीक है। इसके आगे सारा पॉजिटिव रीजन है, इसके बाद में सारा नेगेटिव रीजन है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैंने सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके बताए थे। कौन से थे, एक डिस्क्रीट था, एक मेरा कॉन्टिन्यूस था। कॉन्टिन्यूएशन में 2 टाइप के थे, एक था मेरा क्लोज्ड और एक था मेरा
क्लोज्ड के अंदर भी, सॉरी, एक था मेरा क्लोज्ड और एक था मेरा ओपन, ठीक है। क्लोज्ड और ओपन का बीच का मैंने डिफरेंस बता दिया था। अब एक तरीका और भी है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं इसको, है ना। सेट बिल्डर मेथड क्या है, ये भी एक तरीका है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। और वो कैसे होता है इसको देखते कैसे हैं। लेट से कोई सेट है ए, ठीक है, और इसमें कैसे होगा x, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसको रीड कैसे करते हैं। ये एक सेट A है, इसका पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है x, मतलब जहां जहां पे भी x है वो क्या है, इसके अंदर वेरिएबल है। और ये जो होता है ना, ये होती है कंडीशन, ठीक है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के देखो एक बार, x माइनस 16 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x कितना निकल के आ रहा है, 4 और -4, ठीक है। तो ये सेट वो नंबर सारे कंटेन करेगा जो नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 4 और -4 इसमें डाल के देखना, मुझे 0 मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या कि दिस सेट कंटेन्स व्हाट, हाउ मेनी नंबर्स, दिस 2 नंबर्स, ठीक है। तो सेट ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेट ए को ऐसे भी लिख सकता हूँ, -4 और 4, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट दिस कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होता है, सेट बिल्डर मेथड होता है, ठीक है। ठीक है, अब सेट्स के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज तो हो ही गया होगा कि भाई सेट्स होते क्या हैं। तो अब एक अगली चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब ये ऑपरेशन 3 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है यूनियन और एक होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इंटरसेक्शन को डिनोट ऐसे करते हैं, यूनियन को ऐसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन को ऐसे करते हैं। अब जैसे कि मान लेता हूँ मेरे पास में 2 सेट है, ए सेट और बी सेट, ठीक है। तो ए सेट जो है वो कंटेन कर रहा है लेट्स से एलिमेंट्स 4, 7, 8, 9, ठीक है, फिर 12, ये सारे कर रहा है ए सेट एलिमेंट कंटेन। बी सेट कंटेन कर रहा है लेट्स से 2, 4, 8, 7 और 14, ठीक है। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन कैसे होगा, इंटरसेक्शन को लिखूंगा कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी डिफाइंड कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट विच कंटेन्स कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी। मतलब जब मैंने ए और बी सेट के ऊपर जब मैंने इंटरसेक्शन किया तो होगा क्या कि एक नया सेट बनेगा, लेट्स से सेट सी, ठीक है। एंड दैट सेट सी विल कंटेन कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट बिटवीन सेट ए एंड बी। तो अब तुमको क्या करना है, तुमको सेट ए को देखना है और बी को देखना है और उनके बीच में से क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स को पुट करना है। तो भाई सेट सी जो होगा दैट इज इंटरसेक्शन विच इज नथिंग बट ए इंटरसेक्ट बी, ओके। एंड यू हैव टू पिक व्हाट, कॉमन एलिमेंट्स। तो देखो ए और बी के अंदर एक कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4, ठीक है, फिर 8 है और फिर है 7। तो 3 एलिमेंट कॉमन है, तो ये क्या कंटेन करेगा, वो 3 एलिमेंट कंटेन करेगा, 4, 7 और एक 8, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया ऑपरेशन, ये मेरा हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज नथिंग बट इट इज द ऑपरेशन ऑन 2 सेट्स विच टेक्स आउट व्हाट, कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 सेट्स। उसके बाद में मेरा एक ऑपरेशन होता है यूनियन। यूनियन को ऐसे शो करते हैं, कैसे, यू से। तो ए यूनियन बी अगर मैंने ऐसे लिखा है, ए यूनियन बी, तो होगा क्या, दिस इज ऑल्सो अ सेट, ठीक है। लेट से एक सेट डी बन रहा है, नया सेट, और ए यूनियन बी होगा वो, और एंड दिस सेट कंटेन्स व्हाट, सारे यूनिक एलिमेंट्स ए के साथ में बी के। मतलब कि ए में जितने यूनिक एलिमेंट्स है और बी में जितने यूनिक एलिमेंट्स है सारे कंटेन करेगा। जैसे कि इसके अंदर सारे यूनिक एलिमेंट्स लिख लो एक बार के लिए, ए के कौन से हैं, 4, 7, 8, 9 और 12।
अब B के अंदर वो सारे एलिमेंट्स और उठा लो जो A में प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि सारे दोनों सेट्स के मिला करके ये एलिमेंट्स कंटेन करता है, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको बस एक बार इंक्लूड करता है। तो 2 आ गया, 2 नहीं आया तो 2 को डाल दिया, ठीक है, 4 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया और 14 रह गया, तो ये। तो A यूनियन B इज नथिंग बट इट कंटेन्स द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट बिटवीन, सॉरी, इट कंटेन्स द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ A एज वेल एज B, ओके। तो A और B के अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे ये सेट वो सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा। अब A सब्ट्रैक्शन B की बात करते हैं, तो A सब्ट्रैक्शन B लेट से ये होगा एक नया सेट, सेट E, ठीक है, और ये कैसे होगा, A माइनस B, ठीक है, A माइनस B। तो ये सेट कैसा होगा बेटा कि जैसे कि मान लो A सेट है, A सेट की बॉडी कैसी थी, ये थी, B सेट की बॉडी है वो ऐसी है, तो A में से जब मैं B घटाऊंगा तो होगा क्या कि A सेट के एलिमेंट्स रहेंगे, उसमें से B के एलिमेंट्स घट जाएंगे, तो A के वो सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे A सेट में से जो B में प्रेजेंट थे। मतलब अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दिस कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट A विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट B। अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को वापस देखो रिवाइंड करके। दिस कंटेन्स एलिमेंट ऑफ सेट A विच आर नॉट प्रेजेंट इन B, मतलब क्या, A के वो सारे एलिमेंट्स लिख दो इस सेट में जो B में प्रेजेंट नहीं है। तो कौन से नहीं है, 4 7 8 है, हाँ, तो बाकी के कौन से रह गए, 9 एंड 12, ठीक है। तो मतलब जब मैं A माइनस B करूंगा तो A में से वो एलिमेंट्स चले जाते हैं जो सेट B में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेट अगर मैंने B माइनस A कर दिया तो B में से वो सारे एलिमेंट्स चले जाएंगे जो A में प्रेजेंट है, तो 2 रह जाएगा और एक 14 रह जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सब्ट्रैक्शन। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये आगे जब हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं तो हम कई बार है ना कुछ चीज़ें ख़त्म करते हैं। जैसे एक बहुत मैं छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल पे ध्यान से देखना तो ये चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। 1/x माइनस 3 है, ठीक है। तो जब मेरा जब मेरा x 3 हो जाएगा तो मेरा x 3 होने के बाद में ये क्या बन जाएगा, 1/0 का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1/0 का फॉर्म बन गया, तो ये तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि x बिलोंग्स टू क्या है, r माइनस क्या कर दिया मैंने, 3 कर दिया। ये एक डिस्क्रीट सेट था। ये मैंने क्या ये x बिलोंग्स टू क्या है कि भाई x दुनिया की सारी वैल्यूज कवर कर सकता है एक्सेप्ट कौन सी, ये वाली 3 वाली, 3 को कवर नहीं करेगा। तो r का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में मैंने एक नंबर घटा दिया और वो कौन सा था, 3। इसके अंदर सारे नंबर थे, इसके अंदर तो भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के सारे नंबर हैं, माइनस कौन सा सेट कर दिया मैंने, 3, ठीक है। तो वो 3 वाला नंबर घट जाएगा क्योंकि वो तो इसमें भी प्रेजेंट था, कॉमन था ना, इसलिए, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस आपको आने चाहिए सेट्स के ऊपर। चलो अब आगे बात करते हैं, थोड़ा बहुत नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट डोमेन, पहला पॉइंट डालो नोट के अंदर, डोमेन। डोमेन है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द सेट of values of x or variable present in the function for which the function is defined। मतलब it contains the set of values of x for which the function is defined। अगेन मैं बहुत छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 में x माइनस 5 है, ठीक है। तो 1 में x माइनस 5 है, तो देखो एट x इक्वल्स टू 5 हो क्या रहा है, एट x इक्वल्स टू 5 पे हो क्या रहा है, 1 में 0 का फॉर्म बन रहा है, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो मुझे वही चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा फंक्शन डिफाइंड चाहिए। डोमेन बताता है क्या है, डोमेन वो रीजन बताता है नंबर लाइन पे जहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो ये डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसे, ये एक सेट है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 5,
तो डोमेन क्या बता रहा है, डोमेन इज नथिंग बट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब ये वो सेट है, वो सारे रीजन बताता है जहाँ जहाँ पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो अब ये मेरा आंसर निकल के आ गया, ये होता है डोमेन, ठीक है। ये चीज़ शायद आपने पहले अब तक ना पढ़ी हो, तो अब से ध्यान में रखना क्योंकि इसका बहुत यूज़ आएगा, ठीक है। डोमेन हो गया। अब इसके बाद में एक बहुत सेकंड नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो कि मान लो मेरे रूट के अंदर कोई लिखा है ऐसे करके फंक्शन, ठीक है। तो अब दिस फंक्शन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा। ऐसा क्यों है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो मान लेते हैं कि ये नेगेटिव फंक्शन हो गया एक बार के लिए, तो ऐसे नेगेटिव साइन बाहर होगा कुछ, और इस पे अगर मैंने रूट ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने इक्वेट कर दिया y के, ठीक है। तो अब एक बार तुम स्क्वायरिंग करो, तुम स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, माइनस का fx इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब ये चीज़ तो कभी पॉसिबल नहीं है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना। इसीलिए क्या, अगर मेरा कभी भी fx अगर फंक्शन जो भी दिया हुआ है रूट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा ये करूँगा कि वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं x माइनस 5 और इस पे मैंने ले दिया रूट, ठीक है। तो इसको अगर तुम गौर से देखोगे तो 5 से पहले पहले इसका साइन हमेशा लेस देन 0 होता है। डाल के देखना, 4 डाल के देखो, 3 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, 1 डाल के देखो, ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। और मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव चाहिए या फिर इक्वल टू 0 भी चल जाएगा। तो इसीलिए x बिलोंग्स टू क्या आया यहाँ पे, 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, तो ये डोमेन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना हमेशा कि अंडर रूट में अगर कुछ भी लिखा है, तो अंडर रूट में अगर कुछ भी लिखा है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। 0 भी चल जाएगा और पॉजिटिव भी चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब थोड़ा जनरल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब हम क्वेश्चंस कई बार इतने सारे सॉल्व करते हैं तो उनमें क्या होता है, कुछ साइंस वगैरह इंक्लूड होते हैं ना, तो एक बार उनको एक बार जल्दी से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो कुछ जनरल साइंस देख लो, जैसे कि हम बचपन से इक्वेशंस सॉल्व करते हुए आए हैं ना, तो कभी भी ऐसा कुछ दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, ठीक है। फिर इक्वल्स टू होता है, इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करी होगी ना, एक इक्वेशन ही तब कहलाती है जब उसके अंदर ये होता है, ठीक है। फिर ये वाला जो होता है ये क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर ये वाला कौन सा होता है, अगर ऐसा हो गया तो लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। फिर अगर ऐसा हो गया तो ये तो सिंपल ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन, ये वाला लेस देन, ठीक है। फिर एक तरीका ये भी होता है, ऐसे लिखते हैं ऐसे करके, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। फिर ऐसा कुछ अगर लिखा है तो इसको अगर ऐसा उल्टा ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ऐसा उल्टा ए दिखाई दे कहीं पे तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। ये सब क्या है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे हमको क्लियर हो जाएगा। अभी नोट्स बनाने के हिसाब से लिख लो, ठीक है। फिर अगर कभी ऐसा दिखाई दे तो इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, इम्प्लाइज, ठीक है। ये सब आपके देख लो बच्चों, फाउंडेशन चल रहा है 11th और 12th का, तो ये सब ध्यान में होना चाहिए, है ना। ये सब अगर ध्यान में नहीं होगा तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं थोड़े बहुत ऐसे बेसिक से क्वेश्चन करवाऊंगा जो शायद आप क्लास 9th 10th के अंदर करते हुए आए होंगे। उसके बाद में हम इनइक्वालिटीज़ चालू करेंगे, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ होने के बाद में हम इस चैप्टर के अंदर लॉगरिथम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।